तो कैसे हैं, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों यूपीएससी फ्री क्लास आईएएस फ्री क्लास के रिगार्डिंग आज ये आपकी 6वीं फ्री क्लास है और इस क्लास को हम शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस साथ शेयर कर दूं, जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, जो लोग यूपीएससी या आईएएस की फ्री कोचिंग करना चाहते हैं, जिनके पास पैसों का अभाव होता है, उनके लिए हम लेकर आए हैं यूपीएससी की फ्री क्लासेस, जो कि अब लगातार हो रही हैं। अभी तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं। 5वीं क्लास कल अपलोड की गई थी और काफ़ी लंबी क्लास थी और ये आज आपकी 6वीं क्लास है। ठीक है, क्लासेस कैसे कैसे होंगी थोड़ी मैं डिटेल बता दूं, उसके बाद आज 6वीं क्लास आपकी शुरू करते हैं, जो कि पॉलिटी की क्लास अभी आपकी चल रही है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लेकर शुरू करते हैं। देखिए जो आपकी क्लासेस हैं वो अभी पॉलिटी की हो रही हैं। सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट है वो पॉलिटी की क्लास हो रही है और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं आपके और अदर सब्जेक्ट हैं वो आपके जल्द ही शुरू होंगे। लेकिन अभी जो क्लासेस हैं वो अभी सिर्फ पॉलिटी की चल रही है, जिसकी 5 क्लास हो चुकी है। ठीक है, और ये आपकी आज 6वीं क्लास मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस आगे चलेंगी, उसका शेड्यूल आपको दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि आपको जो मटेरियल है, आपको जो दुविधाएं हैं, बहुत अन्य चीज़ें हैं जैसे पीडीएफ है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उससे जाकर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी, शेड्यूल क्या होगा, क्लासेस कैसे होंगी, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग यूपीएससी की फ्री तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। और 5वीं क्लास कल तक हो गई है, ये 6वीं क्लास आज फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं आपकी 6वीं क्लास। चलिए देखिए, जो आपकी तैयारी है वो भैया लगातार पढ़ना होगा। जो क्लासेस हो रही हैं उसे दिल लगाकर पढ़ना होगा, मन लगाकर पढ़ना होगा, नोट डाउन करते चलना होगा। जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको नोट डाउन करने को कह रहा हूँ, नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप अपने माइंड में रख लें, तभी इस क्लास को करें। ठीक है, जो लोग अभी तक मैं बता दूं शुरू करने से पहले, अभी तक जिन लोगों ने क्लासेस नहीं की हैं, मतलब पहली से लेकर 5वीं क्लास जिन लोगों ने नहीं की है, वो प्लीज़ कर लें। ये 6वीं क्लास उसी के आगे है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज हम देखने वाले हैं मंडलवाद। हमने कल पढ़ लिया था मंडलवाद को और इंदिरा साहनीवाद को हमने कल देखा कि किस तरह से इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और मंडलवाद के तहत सरकार का क्या निर्णय था। अब इसके आगे हम मंडलवाद के विरुद्ध सरकार ने कुछ निर्णय लिए थे, वो हम देखते हैं। तो हमारी हेडिंग शुरू करते हैं। देखिए पहले मैं थोड़ा नोट डाउन करता हूं। मंडलवाद के विरुद्ध सरकार का निर्णय। अब जो लोग नए जुड़े होंगे उन्हें लग रहा होगा ये मंडलवाद क्या है और सरकार क्या है कुछ। तो इससे पहले की क्लासेस में, पहली 5वीं क्लासेस में, 5वीं जो लास्ट क्लासेस हुई थी, इसमें इस मंडलवाद को डिस्कस किया गया था। ठीक है, ये आर्टिकल आपका 16 ही चल रहा है, 16 आर्टिकल 16 ही चल रहा है, तो वो उस पर उसी के बिहाफ पे ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए मंडलवाद, ये सारी चीज़ें आपको इससे पहले की क्लासेस में मिलेंगी, अगर नहीं किया है तो जाके देख लें। देखिए मंडलवाद के विरुद्ध सरकार ने निर्णय दिया, कुछ निर्णय है सरकार का। ठीक है, अब वो निर्णय क्या था, अब हम आगे इसे देखते हैं। देखिए मंडलवाद के विरुद्ध अब सरकार ने कहा कि जो एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, एससी एसटी को मिलने वाला जो प्रमोशन है, ठीक है, जो प्रमोशन है एससी एसटी को मिलने वाला, वो अब जारी रहेगा। ठीक है, अब देखिए मंडलवाद में क्या कहा था, मंडलवाद में क्या बताया गया था, सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है, मंडलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट हैं और एसटी हैं, इनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। अब ये मंडलवाद में कहा था, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने ब्रीफ किया था। लेकिन आगे चलकर सरकार ने इस फैसले को बदल दिया। मंडलवाद के विरुद्ध सरकार का निर्णय है। सरकार ने कहा जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन्हें अब प्रमोशन में मिलने वाला आरक्षण जारी रहेगा। यानी कि प्रमोशन में जो आरक्षण को बंद कर दिया था, किसने? मंडलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो सरकार ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया और कहा कि नहीं भैया, इससे जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को मिलने वाला जो आरक्षण है, प्रमोशन, वो जारी रहेगा। तो अब सीधे ये जो फैसला था, ये जो वर्डिक्ट आया था, ये जो फैसला था, वो फैसला क्या हुआ, आपका परिवर्तित कर दिया। मंडलवाद जो आपका संशोधन, मंडलवाद का जो निर्णय दिया था, मंडलवाद में जो निर्णय आया उसको परिवर्तित कर दिया, वो परिवर्तित कर दिया।
किसने, गवर्नमेंट ने परिवर्तित कर दिया जो मंडलवाद पर निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आप देखिए, ये मैं पॉइंट्स में नहीं बता रहा हूं, आप इसे नोट डाउन अपने शब्दों में लिखते चलें, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट हुआ, मंडलवाद के विरुद्ध सरकार का निर्णय आया कि भैया जो ट्राइब्स हैं और शेड्यूल कास्ट हैं उन्हें प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा। लेकिन मंडलवाद में कहा गया नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, मंडलवाद में कहा कि भैया इनको प्रमोशन में मिलने वाले आरक्षण को रोक लगा दी थी। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए नोट डाउन करते चले रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हॉट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के। तो अगर आप आज अभी शुरू कर रहे हैं इसे तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू करें। देखिए अगले पॉइंट में, देखिए इसी के आगे क्या हुआ। देखिए सन 2000 में, ठीक है, ईयर 2000 में, सन 2000 में क्या हुआ, 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन हुआ। अब देखिए ये 81वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ और इसके द्वारा क्या प्रावधान जोड़ा गया, एक प्रावधान जोड़ा गया। अब इसमें क्या कहा गया भैया, कहा गया कि बैकलॉग रिक्तियां जो हैं, बैकलॉग, ठीक है, बैकलॉग जो रिक्तियां हैं को, जो बैकलॉग रिक्तियां हैं उन्हें भरते हुए 50% की जो सीमा है उसका उल्लंघन किया जा सकता है। अभी मैं बता रहा हूं इसका क्या मतलब, उल्लंघन किया जा सकता है। देखिए 2000 में, सन 2000 में 81वां संविधान संशोधन होता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो ये प्रावधान लाया जाता है कि बैकलॉग रिक्तियां, अब देखिए बैकलॉग रिक्तियां क्या होती हैं, यानी कि जो रिक्तियां पहले से खाली हैं, मान लीजिए कि कोई पोस्ट निकाली गई, मान लीजिए 200 पोस्ट हैं, उनमें से मात्र मान लीजिए 180 भरी गई और 20 रिक्तियां खाली रह गई, ठीक है, मान लीजिए इसे 20 रिक्तियां खाली रह गई, 20 पोस्ट खाली रह गई। तो अब ये बैकलॉग पोस्ट हो गई, यानी कि अगले आने वाले साल में जो यहाँ पे इसी पद के लिए जो मान लीजिए 200 और पोस्ट आई, तो ये जो 20 रिक्तियां खाली रह गई हैं वो इन 200 में नहीं जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब है कि ये 20 रिक्तियां पिछले साल की मानी जाएंगी, ठीक है, और इन 200 सीटों का जो पहले आरक्षण था ये 20 रिक्तियों को नहीं जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये 20 रिक्तियां पिछले साल की वो अलग हैं, इसके बावजूद भी 200 जो नई रिक्तियां, ऐसा नहीं है कि 180 ही इस साल निकाला जाएगा, 20 जो है वो पुरानी वाली इसमें ऐड करके एडजस्ट किया जाएगा, नहीं। तो कहा गया, ये प्रावधान लाया गया, जो बैकलॉग रिक्तियां हैं उन्हें भरते समय, यानी कि ये जो मान लीजिए 20 सीटें बची हुई हैं पिछले साल की, तो अगर उन्हें भरते हुए जो 50% सीमा उल्लंघन की बात की, कोर्ट ने कहा था ना कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, तो 50% से अधिक आरक्षण तो नहीं हो सकता, लेकिन पिछली सीटों को या इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। पिछली सीटों को, मान लीजिए 20 सीटें और बची थी पिछले साल, उसको और ऐड करते हुए इसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण हो सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडलवाद में एक ये 2000 सन 2000 में 81वां संविधान संशोधन हुआ संविधान में, और ये प्रावधान लाया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन करते चलें कि बैकलॉग रिक्तियां हैं उन्हें भरते समय 50% जो आरक्षण की सीमा है उसे आगे उसे लांगा जा सकता है, ठीक है, उसे तोड़ा जा सकता है। चलिए आगे मैं इसे और ब्रीफ करता हूं। चलिए देखिए, अगर आपको थोड़े भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर ये बताएं, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रमोशन में आरक्षण का विषय है वो विषय देखते हैं हम, क्या है कैसे है। प्रमोशन में आरक्षण का जो विषय है उसको देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ और आपको शेयर कर दूं कि जो 77वां संविधान संशोधन है आपका, ठीक है, ये जो आपका मैंने प्रमोशन में गवर्नमेंट ने कहा प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा, इससे पहले मैंने बताया प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा। किसने कहा ये किसने कहा? ये हमारे सरकार ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा, ठीक है। तो मंडलवाद के विरुद्ध आ गया निर्णय। मंडलवाद का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ब्रीफ किया था, सुनाया था, इसके विरुद्ध ये फैसला सरकार ने सुनाया कि भैया, उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया, आरक्षण जो है वो जारी रहेगा प्रमोशन में। मंडलवाद में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसे जारी नहीं कर सकते, लेकिन आगे चलकर सरकार ने कह दिया जारी रह सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रमोशन आरक्षण जारी रहेगा आपका प्रमोशन में, उससे ये 77वां संविधान संशोधन था, 77वां
संविधान संशोधन था, ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था, ठीक है। ये कब था? 1995 में आया था, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना था आपको, ठीक है। तो ये आप 77वां संविधान संशोधन था, इसे आप नोट डाउन करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेकर। चलिए अब देखिए आरक्षण और वर्तमान राजनीति को हम देखते हैं। आरक्षण और वर्तमान राजनीति, मतलब आरक्षण में और वर्तमान राजनीति। देखिए आप सभी जानते हैं ये हॉट टॉपिक है, इस पर जितना भी डिस्कस करेंगे वो कम होगा। आप सभी जानते हैं कि आरक्षण जो है वो अब वोट बैंक बन गया है। सबसे पहला वोट बैंक बन गया है। क्या? हर कोई आरक्षण अब ये खत्म नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। कोई पार्टी इसे खत्म नहीं करना चाहती, खत्म नहीं करेगी, बल्कि क्यों? क्योंकि भैया ये वोट बैंक बन गया है। हमने क्या करना है, किसी ए समुदाय को आरक्षण दिया, बी समुदाय को आरक्षण दिया, अगर उसे कम खत्म करना है तो भैया जो आरक्षण दिया है ए समुदाय को, इससे पहले वो नाराज हो जाएगा। तो एक तरह से ये वोट बैंक बन चुका है, ठीक है। आरक्षण आपका वोट बैंक का माध्यम बन गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि ओबीसी वाला आरक्षण जो है, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण, मान लीजिए देखिए हरियाणा में जाट समुदाय, आपने सुना होगा हरियाणा में एक मिनट, हरियाणा में जो जाट समुदाय है, जाट समुदाय, ठीक है, जाट समुदाय को आरक्षण दे दिया गया। और ये जाट समुदाय को आरक्षण देने का क्या मतलब था? अगर सरकार ने जाट समुदाय को आरक्षण दे दिया तो ये आरक्षण जो था वो संवैधानिक भावनाओं के खिलाफ था, यानी कि संविधान के खिलाफ था, और संविधान के खिलाफ, संविधान की भावनाओं के खिलाफ ये आरक्षण था। और सरकार, कोई भी सरकार है जब आरक्षण जारी करते हो, ओबीसी को, हरियाणा के जाट समुदाय को आरक्षण दिया गया, तो ये किसी के प्रेशर में आकर होता है। भैया सरकार भी जानती है कि भैया हरियाणा के जाट समुदाय नाराज हो जाएंगे, फिर नाराज होंगे तो उनका क्या होगा, उनका वोट बैंक क्या होगा, वोट बैंक डाउन होगा। तो इससे बढ़िया भैया उन्हें क्या दे दो, आरक्षण दे दो, और वो खुश हो जाएंगे और वोट बैंक बन जाएगा। तो एक तरीके से ये हरियाणा का जाट समुदाय का जो आरक्षण था वो वोट बैंक का माध्यम बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट है आरक्षण और वर्तमान राजनीति की। और देखिए ये करंट के इशू को भी आप इसमें कोट करते चले, आपके इर्द गिर्द आपकी जो डेली घटनाक्रम हो रहा है, प्रतिदिन के घटनाक्रम, उसको देखिए। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर दिन बढ़ता रहता है, हर दिन इसमें लीड मिलती रहती है, हर दिन इसमें कुछ एड ऑन हुआ करता है, ठीक है। तो भैया इसमें और एक पॉइंट हम देख सकते हैं। देखिए आरक्षण एक ये ऐसा पॉइंट है, ऐसा विषय है जिस पे जितने भी बात किया जाए उतना कम है, ठीक है। अब इसमें एक प्रावधान ये हो सकता है कि देखो भैया आरक्षण में जो जातियां, मान लीजिए कुछ जातियां हैं, सपोज दैट कर लेते हैं हम कि एससी हो गए, एसटी हो गए, या फिर मान लीजिए ओबीसी हो गए, ठीक है। तो एससी एसटी को मेन फोकस करते हैं। तो ये एससी एसटी जो लोग, जिन्हें आरक्षण बहुत दिनों, बहुत सालों से मिल रहा है, ठीक है, तो एससी एसटी में ऐसे परिवार, ऐसे जाति, एससी एसटी के लोग जिन्हें आरक्षण बहुत दिनों से मिल रहा है, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति उतनी हो गई है कि वो अपने सक्षम हो चुके हैं, ठीक है, उनकी वो मुख्य समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति क्या हो गई है, सक्षम हो गई, समाज की मुख्य धारा से क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो अब क्या है, ऐसी जातियां जो हैं, मान लीजिए एससी एसटी की कुछ जातियां, तो इन जातियों को इस सूची से बाहर कर देना चाहिए, मतलब आरक्षण मिलने वाली सूची से उन्हें क्या करना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी में भी क्या करना चाहिए, दूसरा पॉइंट है कि भैया एससी एसटी में भी क्या, क्रीमी लेयर लाना चाहिए। क्या ले आना चाहिए, क्रीमी लेयर लाना चाहिए। अब देखिए मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं इसको और मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला कि भैया एससी एसटी में क्या होना चाहिए, क्रीमी लेयर क्या होना चाहिए, लाना चाहिए, क्रीमी लेयर लाना चाहिए। अब ये क्रीमी लेयर वही है, वही जो मैंने बताया कि एससी एसटी में ऐसे बहुत से लोग हैं एससी एसटी के जिन्हें अब आर्थिक रूप से सक्षम है, जो समाज की मुख्य धारा में, समाज की क्या हो गए हैं, मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। तो जब मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, अब उन्हें आरक्षण का कोई मतलब नहीं, वो इतने सक्षम हो चुके हैं। तो इन्हें क्रीमी लेयर में लाकर आरक्षण की सूची से इन्हें बाहर कर देना चाहिए, ठीक है, कि भैया अब आप इतने सक्षम हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्रीमी लेयर का प्रयोग करना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे मैं दे दूं, अब देखिए ये कंट्रोवर्शियल एग्जांपल जरूर होगा, लेकिन भैया जो टीना डाबी हो गई और ऐसे बहुत से लोग हैं, या फिर
आप किसी भी एग्जांपल आप जो आपकी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की हैं सुश्री मायावती जी हो गई, तो ऐसे लोगों को मान लीजिए ये लोग सक्षम हो गए हैं तो इन्हें क्रीमी लेयर में आना चाहिए। टीना डाबी, इनके फादर जो हैं वो सिविल सर्विसेज में थे, इनकी मदर भी सिविल सर्विसेज की कुछ सेवाओं में रही हैं, तो ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर लाकर और इन्हें इस सूची से बाहर करना चाहिए। ये फैक्ट है, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि भैया इनको लाभ, आरक्षण का लाभ सही मिल चुका है, लेकिन पूरी तरह से के आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत SC ST में या फिर ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई हैं, उनके लिए ये सकारात्मक प्रयोग बहुत ही जरूरी है, यानी कि रिजर्वेशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट इसको लिख सकते हैं कि क्रीमी लेयर लाना चाहिए, जो समाज की मुख्य धारा में लोग जुड़ चुके हैं SC ST के या फिर जिन्हें आरक्षण मिला है उन्हें क्रीमी लेयर लाकर और उन्हें आरक्षण की सूची से बाहर कर देना चाहिए। तो ये आरक्षण और वर्तमान राजनीति के कुछ मुद्दे हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और इसको इरेज करता हूँ और अगले पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए अब हम आपके आर्टिकल 17 पे जंप करते हैं। आर्टिकल 17, ये आर्टिकल 17 क्या है, देखिए, सामाजिक विषमता और विशेषता की समाप्ति। अब देखिए आप सभी जानते हैं ये जो आर्टिकल, देखिए मैं थोड़ा ब्रैकेट में एक वर्ड लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 17, देखिए अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 जो है उसके अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 17 के अनुसार जो छुआछूत है, जिसे इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो छुआछूत को इसमें क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। क्या किया गया है, छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, और ये क्या है, और यह दंडनीय अपराध है। अब ये आर्टिकल जो है बहुत ही ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कैसे हो जाता है ये देखिए, ये आप एक बार नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। देखिए आगे मैं बताता हूँ ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है, कैसे है। यानी छुआछूत नहीं कर सकते आप किसी से, ठीक है। छुआछूत का मतलब ये है कि भैया आप A पर्सन हो, B पर्सन हो, आप इसके साथ या ये इसके साथ छुआछूत नहीं कर सकता है, ये दंडनीय अपराध है, दंड की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान जो है वो हमें कुछ मौलिक अधिकार दिया है, जो मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही सब मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। उनमें अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए पहले पॉइंट में इसमें देखते हैं, जो भारतीय संविधान है हमारा, भारतीय संविधान वो हमारे मौलिक अधिकार, जो हमारे भारतीय संविधान उसमें मौलिक अधिकार क्या है, दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, मौलिक अधिकार हैं, ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किसी ना किसी तरीके से कुछ इस पर प्रतिबंध भी हैं, प्रतिबंध आरोपित हैं। अब क्या है इसका मतलब, अगर मतलब बता के उसके बाद मैं आगे से और बताता हूं क्या है। देखिए हमारा जो भारतीय संविधान उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये जो मौलिक अधिकार हैं उस पर प्रतिबंध आरोपित है। प्रतिबंध आरोपित का मतलब ये है कि आपने देखा आर्टिकल, जहां एक और आर्टिकल 16 आपकी क्या बात करता है, आपका आर्टिकल 16 बात करता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें नहीं किया जाएगा, सेवाओं में, नौकरी देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और चीज़ों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लेकिन वहीं 16 आर्टिकल 16 में ही आगे कह दिया गया है क्या, कि आरक्षण दे दिया जाएगा नौकरियों में। किसको, SC को, ST को, OBC को, महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा। यानी कि नौकरियों में भी उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी को कहा गया है कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं ये सब, इसमें प्रतिबंध, सब में प्रतिबंध आरोपित हैं। पहले कहा गया कि नहीं किया जा सकता, फिर प्रतिबंधित कर दिया गया है कि आरक्षण, पहले कहा गया सेवाओं में कोई आपकी दुर्भावना नहीं की जाएगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहीं आगे फिर आरक्षण देकर SC ST को भेदभाव या OBC को कर दिया गया है।
लेकिन तो यही इस पॉइंट का ये मतलब है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें प्रतिबंध तो आरोपित हैं, सब में प्रतिबंध आरोपित हैं, लेकिन 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 अब देखिए, प्रतिबंध आरोपित है सब में, लेकिन 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 ये जो है, लेकिन आपका आर्टिकल जो 17 है, यही आर्टिकल आपका यही आर्टिकल जो 17 है, ये आर्टिकल पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से निरपेक्ष है, निरपेक्ष है। एक बार मैं इसे इरेज करता हूं और फिर से आपको एक बार मैं इसे इरेज करता हूं। देखिए ये आर्टिकल 17 जो है आपका, ये आपका आर्टिकल 17, ये जो आर्टिकल है आपका, ये पूरी तरीके से क्या है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष यानी कि निरपेक्ष अधिकार है। अब इसका क्या मतलब है निरपेक्ष अधिकार का? इसका ये मतलब है भैया कि इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, समझ रहे हैं, प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। जहां मैंने बताया ना कि जहां पहले कहा गया कि किसी के साथ नौकरियों में सबको नौकरी समान रहेगी, अवसर की समानता सबको होगी, वहीं आगे कह दिया गया रिजर्वेशन देना है। लेकिन ये इकलौता आर्टिकल ऐसा है जिसमें एक और कहा गया है कि छुआछूत नहीं किया जा सकता, तो आगे कोई प्रतिबंध नहीं है, ये सही है। आगे कुछ कोई भी पॉइंट्स नहीं जुड़े हैं, इसमें साफ कहा गया कि हाँ भैया प्रतिबंध छुआछूत नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कहा गया कि भैया आर्टिकल 17 में बोल दिया गया पहले कि छुआछूत नहीं किया जा सकता, फिर आगे कह दिया गया छुआछूत किया जा सकता, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। ये इकलौता आर्टिकल है जिसमें क्या कहा गया है कि भैया ये निरपेक्ष अधिकार है, और इसमें कहा गया है कि भैया ये जो आपका छुआछूत है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, ठीक है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और यही वजह है इसे निरपेक्ष अधिकार कहा गया है, यही वजह है इसे निरपेक्ष, इकलौता ये आर्टिकल है जिसे निरपेक्ष अधिकार कहा गया है, जिसे एब्सोल्यूट राइट कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एब्सोल्यूट राइट। चलिए, छुआछूत के विरुद्ध ये अधिकार मिलता है। चलिए, आर्टिकल आपका रहा 17, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल 17। अब देखिए एक पॉइंट इसमें और आता है, ठीक है। ये जो आर्टिकल 17 है, ये जो आपका आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17, ये आर्टिकल जो है व्यवहार में ये 1955 में आया था, 1955 में ये क्रियान्वित हुआ था। ये कब क्रियान्वित हुआ था? ये क्रियान्वित हुआ था 1955 में, ठीक है। संसद के द्वारा इस पर विधि बनाई गई थी, इस पर संसद द्वारा क्या बनाई गई थी? द्वारा विधि बनाई गई, विधि बनाई गई, ठीक है। संसद द्वारा विधि बनाई गई, और ये जो विधि थी बनाई गई, और इसका क्या किया गया? इसका नाम क्या लिया गया? देखिए, इसका किया गया छुआछूत, लिख गया छुआछूत प्रतिषेध, छुआछूत प्रतिषेध, एक मिनट में सीरीज करता हूं, छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। इसे क्या कहा गया? छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम 1955 में संसद द्वारा बनाया गया। यही अधिनियम आगे चलकर 1976 में, 1976 में क्या किया गया? इसका नाम बदल दिया गया, 97 में नाम बदल दिया गया, और बदलकर इसका नाम क्या रखा गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या रखा गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इसका नाम सिविल अधिकार आरक्षण अधिनियम रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे नोट डाउन करते चले। अब देखिए, इसको इरेज करता हूं और एक पॉइंट और आपको डिस्कस करता हूं। देखिए, ये जो आपका छुआछूत शब्द है, ये जो आपका छुआछूत शब्द है, वो छुआछूत का अभिप्राय क्या है, ठीक है। ये जो आपका छुआछूत का अभिप्राय क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब निकल रहा है? सरकार ने, अगर संसद में कानून बनाया गया तो इसका क्या अर्थ है? तो भैया जो ये छुआछूत शब्द है, इस पर ना तो संविधान में इस पर कहीं जिक्र था संविधान में, ना ही संसदीय अधिनियम में इस पर कोई परिभाषित किया गया था। अधिनियम में इसे परिभाषित किया गया,
यानी कि जो छुआछूत शब्द है, इस पे ना संविधान में कोई जिक्र था इस शब्द का, मतलब इसे डिफाइन नहीं किया गया था, ना ही इसे संसदीय अधिनियम में किसी प्रकार से डिफाइन किया गया था कि क्या है छुआछूत। लेकिन 1976 में, 1976 में, ठीक है, 1976 में संसदीय अधिनियम में कुछ शर्तें जोड़ दी गई, ठीक है, कुछ कार्यों को जोड़ दिया गया। इसका छुआछूत जो शब्द है उसे क्या किया गया, बताया गया कि इसका मतलब क्या होता है 1976 में। तो अब क्या मतलब होता है, इस पे कुछ पॉइंट्स में बताया गया। देखिए 1976 में, मैं थोड़ा इरेज करता हूं, 1976 में इसमें कहा गया कि भैया किसी के जाति सूचक शब्द के द्वारा अगर अपमान किया जा रहा है तो वो छुआछूत होगा। किसी के जाति सूचक शब्द के द्वारा अपमान करना, ये क्या होगा, ये छुआछूत के अंतर्गत आएगा। ये क्या होगा, ये छुआछूत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। वहीं दूसरे पॉइंट में ये भी कहा गया कि जाति के आधार पर पब्लिक जो प्लेसेस हैं, यानी कि सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश यदि कहीं प्रतिबंधित हो रहा है तो उसे छुआछूत की श्रेणी में आएगा। मतलब जाति के आधार पर सार्वजनिक जगहों पर यदि प्रतिबंध कोई करता है, नहीं जाने देता है, तो ये भी क्या होगा, छुआछूत के श्रेणी में आएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जाति के आधार पर, तीसरे पॉइंट में ये भी कहा है इसमें कि जाति के आधार पर किसी को सामाजिक सेवा में जो वितरण दिया जा रहा है उसे इनकार कर दिया गया, उन्हें देने से मना कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसी के अंतर्गत आएगा, आपका छुआछूत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 17 रहा, जो कि एब्सोल्यूट राइट के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। थोड़ी आज क्लासेस शॉर्ट रखते हैं। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम अगले क्लासेस में उपाधियों के अंत को पढ़ेंगे और किस प्रकार से उपाधियां मिलती हैं, उपाधियों का मतलब क्या होता है, किस तरह से उपाधियां जो हैं वो डिफाइन करी जाती है। ये जो शब्द है उपाधि, उसे कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या रोल है आर्टिकल, जिसे आर्टिकल 18 कहते हैं, उपाधियों का अंत, वो आगे के क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास को एंड करूं, मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो उनकी PDF मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। जो टेलीग्राम का लिंक है उसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए उस लिंक पर क्लिक करिए और जुड़िए इस टेलीग्राम चैनल पर। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यदि आप शेयर करेंगे, अधिक एंगेजमेंट बनेगी, तो हम इस और भी क्लासेस में आपको प्रोवाइड करने में ज़्यादा हमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अधिक से अधिक शेयर करें, पढ़ते रहें।